नमस्कार साथियों, मैं शिकवा सर एक बार पुणे आपका उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है कि सिरजी स्टडी सेंटर पर शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए मनोविज्ञान की निरंतर प्रश्नोत्तरी का दौर चलायमान है। उसी क्रम के अंतर्गत मैं आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो हो सकता है आगामी शिक्षक भर्ती के लिए काफी कारगर हो सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़िएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 7 में किन प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं, उन्हीं प्रश्नों को आप और हम दोनों मिलकर साथियों चर्चा करेंगे, जिससे आपको यह पता पड़ जाएगा कि आखिर अब तक आपने जो पढ़ा है वो कितना सार्थक हुआ या नहीं हुआ। अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, जुड़िए मेरे साथ। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 7 में सबसे पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है और उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। व्यवहारवाद मनोविज्ञान को मानता है। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आपके दिमाग की गिनती को हिलाने वाला है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कैसा मानता है। पहला ऑप्शन है, क्या कौशल मानता है या प्रवृत्ति मानता है या इसकी विशेषता मानता है या विज्ञान मानता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान को मानता है, इसका मतलब व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान है। कैसा है? यदि आप ये उत्तर देते हो कौशल, तो ये मान के चलिएगा साथियों, यह आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या है, गलत है, सही नहीं है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कौशल नहीं मान सकता, क्योंकि कौशल की जो गणना होती है वो समाजीकरण में होती है। किसमें होती है? समाजीकरण में होती है। सामाजिक क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति उत्तम अंत्य क्रिया करता है और किसी न किसी कौशल या निपुणता अर्जित करके अपने व्यवहार में सुधार करता है, वो सामाजिकरण या सामाजिक गतिशीलता से संबंधित है। यदि प्रवृत्ति की यदि बात मानते हो तो यह भी आंसर आपका नहीं होगा, क्योंकि प्रवृत्तियों का जो संबंध है वो अगर देखा जाए वो अभिप्रेरणा से है। किससे है? अभिप्रेरणा से है, और एक तरह से इसे मूल प्रवृत्ति से निकट का संबंध मान लिया गया है। तो बिल्कुल, जो कि प्रवृत्ति की बात करें तो सिगमंड फ्राइड का नाम भी लिया जाता है, और साथ में प्रवृत्तियों की यदि बात करें तो मैकडूगल का नाम भी लिया जाता है। तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ गई होगी आखिर दूसरा ऑप्शन क्यों गलत हुआ, क्योंकि प्रवृत्तियों का जो संबंध होता है वो मनोविश्लेषणवाद से होता है। किससे होता है? मनोविश्लेषणवाद से होता है। सिगमंड फ्राइड ने 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां बताई, जन्म मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का क्या किया, उल्लेख किया था। अब यदि आप आंसर विशेषता देते हो तो यह आंसर भी आपका क्या होगा साथियों, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि व्यवहारवाद मनोविज्ञान को कभी विशेष नहीं मानता है। व्यवहारवाद यह कहता है कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान एक विज्ञान, एक तर्क है। तो बिल्कुल आपको आंसर समझ में आ गया। क्या होगा? तर्क होगा, जो कि सिद्धांत पर आधारित होगा, और जो सिद्धांत पर आधारित होगा वो विज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल व्यवहारवादियों में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति वाटसन हुआ, जिसने व्यवहारवाद का इसे जनक भी कहते हैं। व्यवहारवाद को काफी लोकप्रियता दिलाने में इस वाटसन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो आपको बिल्कुल आंसर तक पहुंच गए होंगे कि व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान क्या है साथियों, एक विज्ञान की कसौटी पर उतरने वाला मनोविज्ञान है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यह भी काफी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन को समझिएगा और उत्तर तक पहुंचेगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इस बार। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी या शामिल सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए? बिल्कुल व्यवहार पर आधारित अप्लाइड क्वेश्चन है ये। एक शिक्षक अपना शिक्षण अधिगम करा रहा है और कक्षा प्रक्रिया के दरमियान वे विद्यार्थियों की सहभागिता चाहता है।
तो वह ऐसा क्या व्यवहार करे या कौन से मेथड को अपनाए जिससे बच्चा क्या हो, उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से जुड़े, यह क्वेश्चन कहना चाह रहा। तो पहला ऑप्शन दिया, क्या वो व्याख्यान मेथड को प्रयोग करे या व्याख्यान विधि का प्रयोग करे, या शिक्षक प्रदर्शन विधि का प्रयोग करे कि बच्चे शामिल हो जाए, क्या शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग करे या शिक्षक परिचर्चा विधि का प्रयोग करे। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिमाग की घंटी को हिलाने वाला क्वेश्चन है। देखिए, एक शिक्षक अगर आप होते तो आप अपने शिक्षण में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं। यदि आप ये मानते हो कि व्याख्यान विधि को अपनाते तो यह आंसर आपका गलत है, क्योंकि लेक्चर मेथड में शिक्षक केवल क्या करता है, अपना व्याख्यान देता है। ये तो क्या है, एक तरफा है, एक तरफा है और शिक्षक आधारित है। किस पर आधारित है, शिक्षक आधारित है। इसका मतलब इस मेथड के प्रयोग से छात्र की सहभागिता नहीं होगी। यदि आप आंसर देते हो प्रदर्शन विधि तो यह आंसर भी आपका बिल्कुल गलत है। प्रदर्शन में क्या होता है, छात्र केवल जो शिक्षक अभिव्यक्त कर रहा है उसका अवलोकन करता है। तो प्रदर्शन एक तरह से किस पर हो गई, शिक्षक केंद्रित हो गई। यह भी प्रदर्शन क्या होगी, शिक्षक केंद्रित हो गई। केवल जो बच्चा है यह केवल क्या हो गया, दर्शी के रूप में हो गया और केवल सुन रहा है जो शिक्षक कह रहा है। तो दर्शक सर्वे का संबंध किससे हो गया, प्रदर्शन विधि से हो गया। यदि साथियों आप उत्तर देते हो आगमन विधि तो यह आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आगमन विधि में शिक्षक केवल क्या कर रहा है, शिक्षक उदाहरण दे रहा है। क्या दे रहा है साथियों, उदाहरण दे रहा है। तो उदाहरण के माध्यम से समझा रहा है तो बच्चा उस उदाहरण को देख रहा है, लेकिन उसकी सहभागिता में शामिल हो या ना भी हो। तो आगमन विधि जो कि व्याकरण शिक्षण पर आधारित है, कौन से शिक्षण पर आधारित है, व्याकरण शिक्षण पर आधारित है। और यदि देखा जाए तो इसका संबंध विज्ञान शिक्षण से रहता है। किससे रहता है, विज्ञान शिक्षण से रहता है। तो यह भी एक तरह से क्या है, शिक्षक केंद्रित हो गई। तो यह आंसर नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको यह पता पड़ गया होगा, आपका आंसर जो होगा वो परिचर्चा विधि होगी, जिसमें क्या होगा, एक समस्या दे दी जाती है, उस पर शिक्षक और छात्र दोनों की परिचर्चा होती है और उस परिचर्चा में शिक्षक के साथ छात्र भी जुड़ता है। तो परिचर्चा में क्या होगी, सहभागिता रहेगी। परिचर्चा विधि में क्या रहेगी, सहभागिता रहेगी। तो बिल्कुल डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और ये पिछली भर्ती परीक्षा में आया हुआ सवाल भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या समझाने का प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाइएगा। देखिए, शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। प्रकृति को समझिए क्वेश्चन की। शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता किसे माना गया है। क्या वो वाटसन है, अथवा मैं यूं कहूं वुडवर्थ है, या वो ग्लेसर है, या उपयुक्त सभी है, जो कि शिक्षण के आधारभूत प्रतिरूप के प्रणेता माने जाते। तो देखिएगा, अपन शुरुआत करते हैं ऊपर से। पहला ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि ये शिक्षण का आधारभूत प्रणेता नहीं है। ये तो वाटसन व्यवहारवाद का जनक है, व्यवहारवाद का जनक है। तो आपको पता हो गया ये क्यों गलत हुआ। यदि आप उत्तर देते हो वुडवर्थ तो ये भी क्या हो गया, गलत है, क्योंकि ये शिक्षण विधि में प्रश्नावली विधि का प्रेरक है। प्रश्नावली विधि का प्रेरक माना गया है इसको। यदि आप उत्तर देते हो ग्लेसर तो यह आंसर आपका क्या माना जाएगा साथियों, समझ गए होंगे कि मेरी मुस्कान क्या कह रही है। तो सी आंसर बिल्कुल क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और डी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। सभी हो ही नहीं सकते। तो बिल्कुल शिक्षण का आधारभूत शब्द क्या दिया गया,
शिक्षण का आधारभूत प्रतिरूप के जो प्रणेता है, प्रतिरूप के प्रणेता कौन है साथियों? वो है आपके ग्लेसर महोदय। कौन से महोदय है? ग्लेसर महोदय है। बिल्कुल, ये ग्लेसर महोदय वही व्यक्ति है जिसने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को काफी प्रभावशाली बनाने में योगदान दिया था, तो इसलिए इसको शिक्षण अधिगम का आधारभूत प्रतिरूप का प्रणेता माना गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। सी आंसर क्या हो गया? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। टटोलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी प्रकृति पर आधारित सवाल। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन है। सुनिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसका है? क्या ये कथन क्रोवेक्रो का है, क्या वाटसन का है, या वुडवर्थ का है, या पील महोदय का है? तो समझिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। यदि क्रो एंड क्रो की बात करते हो तो यह कथन नहीं होगा, क्योंकि यह जो सवाल पूछा गया यह शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं से सवाल आया हुआ है। क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए क्या बात कही कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। यह बात तो क्रो एंड क्रो कहता है और यहां पर यह बात नहीं है। तो क्रो एंड क्रो गलत क्यों हुआ? क्योंकि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन है। सीखने के अनुभवों का क्या है? एक तरह से वर्णन है। अगर वाटसन की यदि बात करें तो वाटसन ने मनोविज्ञान को सकारात्मक विज्ञान कहा। शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर चर्चा नहीं की, लेकिन इसने मनोविज्ञान को क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक व धनात्मक विज्ञान है। इसी वजह से आपका वाटसन वाला कथन भी क्या है? गलत। यदि वुडवर्थ की भी बात करो तो वुडवर्थ ये कहता है कि मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संपर्क में आने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है। तो ये तो केवल क्या कहता है? मानव व्यवहारों का अध्ययन की बात करता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन। तो यहां पर आपको मानव व्यवहारों को लेकर कोई बात दिख रही है प्रश्न में? नहीं दिख रही। तो इसलिए यह आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपके सामने जो आंसर है वो किसका है? देखिएगा, वो आंसर जो होगा वो है आपके पील महोदय का आंसर। बिल्कुल जो ऑप्शन है पील महोदय का, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए एक बात कही कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है? विज्ञान है। सेकंड ग्रेड हिंदी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, पील महोदय ने यह बात कही। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। बच्चों की सक्रिय डैश 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 को निश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व दोगे? कहने का मतलब बच्चा ज्यादा सक्रियशील हो, इसके लिए आप क्या चाहोगे? क्या प्रश्न पूछना चाहोगे, क्या उससे वाद विवाद करना चाहोगे, या उसे चिंतन करना चाहोगे, या सभी चीज करना चाहोगे? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। बच्चों की ज्यादा सक्रियशीलता को निश्चित करने के लिए आप किसे महत्व दोगे? बच्चा आपके साथ सक्रियशील हो तो बिल्कुल प्रश्न पूछना चाहोगे। जब आप प्रश्न पूछोगे तो प्रत्येक सुर से बच्चा उसमें क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो यह आंसर भी क्या माना जा सकता? सही। यदि बच्चों को समस्या दो और वाद विवाद करो
और एक टॉपिक दे दो, उस पर चर्चा करो, तो भी बच्चा क्या सक्रियशील रह सकता है। तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। और बच्चों की सक्रियशीलता के लिए उसे सोचने के लिए क्या किया जाए, बाध्य किया जाए, तब भी उसकी सक्रियशीलता रहेगी। जब तीनों ही रहेगी तो इसका मतलब चौथा विकल्प क्या मान लिया जाएगा, स्वतः ही क्या मान लिया जाएगा, सही। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। यह केवल व्यवहार पर आधारित सवाल है जो आपके मानस पटल को हिला रहा है। तो चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जैसे मान लेते कि कोई काजू कतली आ रही है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात यदि आप अरस्तु कहते हो तो यह आंसर आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि अरस्तु ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात नहीं किया था। अरस्तु ने तो केवल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का श्रेय दिया गया। करने का क्या है? श्रेय दिया गया। बिल्कुल समझ गए होंगे। प्लेटो की यदि बात करें तो इसने भौतिकवाद का समर्थन किया है। इस वजह से यह भी क्या है, आंसर नहीं होगा कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात प्लेटो ने नहीं किया है। रूसो की बात करें तो यह आंसर क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि रूसो ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम इमाइल था, जिसको एमिला भी कहते हैं। रूसो की इसी पुस्तक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि रूसो ही वो व्यक्ति था जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किया। इसी वजह से इस इमाइल या एमिला पुस्तक में शिक्षकों के लिए एक बात कही गई, प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। यह बात भी किसने कही थी? रूसो ने कही थी। और आप उत्तर समग्रवाद की बात करते हो तो समग्रवाद को गैस्ट्रोलवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलवाद। और इसके मुख्य प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर थे। और मैक्स वर्दीमर जो थे साथियों, इन्होंने केवल पूर्णता की बात कही थी, पूर्णता को लेकर चर्चा की। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया था, एक ऐसा दार्शनिक जिसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को विशेष महत्व दे दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्या कहता है? आधुनिक शिक्षा का जनक, सीधा सीधा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा का जनक किसे बताया गया है? क्या वो व्यक्ति जे स्टीपर है, या मेकाले है, रूसो है, या थॉर्नडाइक है? इस बार ऑप्शन हम नीचे से शुरू करते हैं, देखते हैं किसके सही है और कितनों के गलत है। यदि आप उत्तर थॉर्नडाइक देते हो तो यह आधुनिक शिक्षा का जनक नहीं है, यह साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। तो आप समझ गए होंगे कि आंसर क्यों गलत हो रहा है। रूसो की यदि बात करें तो इसने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया था। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रणेता थे। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के क्या थे? प्रेरणा थे। तो यह भी आंसर नहीं है। मेकाले की यदि बात करो तो यह तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हालांकि मेकाले को लेकर यह कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा पर इसने कार्य किए होंगे, लेकिन आधुनिक शिक्षा की जनक की यदि बात करें तो डायरेक्ट उत्तर आता है जे स्टीपर जो था, जिसे आधुनिक शिक्षा का जनक इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इसने शिक्षा शास्त्र को लेकर काफी चर्चा की, शिक्षा के विषय पर काफी इतनी सारी चीजें इसने लिख डाली, जिसके कारण इसे आधुनिक शिक्षा का प्रणेता या आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। तो देखिएगा आंसर जो हुआ ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? चर का मतलब होता वेरिएबल नहीं है, तो शिक्षण का कौन सा चर नहीं है? सवाल यहां से पूछा जा रहा है कि शिक्षण का चर कौन सा नहीं है। तो शिक्षण के चर की यदि बात करूं तो डायरेक्ट मैं उत्तर तक ले जा रहा हूं। शिक्षण के चर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चर होता है शिक्षक। ये क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। दूसरा होता है छात्र। ये कैसा होता है? आश्रित चर होता है। शिक्षक के अधीन रहकर सीखता, इसलिए इसको क्या कहा गया? आश्रित। और तीसरा जो चर है वो पाठ्यक्रम है। तब सोचिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है? तो अभिभावक शिक्षण प्रक्रिया का चर नहीं है, इस वजह से आंसर डी को क्या माना गया? सही माना गया। तो शिक्षक नहीं, छात्र नहीं, पाठ्यक्रम नहीं, आंसर क्या हो गया? ये जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही माना गया। बिल्कुल शिक्षण के चर आपको याद है तो निश्चित आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? एक शब्द दिया यहां पर साथियों, अस्मिता के विकास का संबंध। अस्मिता के विकास का संबंध है किससे है? किशोरावस्था से है, शैशवावस्था से है, बाल्यावस्था से है, या वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था से? अस्मिता की बात आते ही बिल्कुल उत्तर आप तक पहुंच गए होंगे आप। ए ऑप्शन सही माना जाता है। अस्मिता का जो संबंध होता है सर्वाधिक किशोरावस्था से रहता है। शैशवावस्था में यदि देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने इसे सर्वाधिक कामुकता की अवस्था कहा, लेकिन अस्मिता को लेकर कोई चर्चा नहीं की। बाल्य अवस्था की यदि बात करें तो इसे नैतिक और सामाजिक विकास की सर्वाधिक अवस्था है, इसमें भी अस्मिता का योगदान नहीं है। और प्रौढ़ावस्था में भी अस्मिता का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो बिल्कुल अस्मिता का संबंध जो होता है वो किशोरावस्था से है। और इस अस्मिता के संबंध में स्टर्नले हॉल ने भी कहा था, क्या नाम था? स्टर्नले हॉल, जिसे किशोर मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसी व्यक्ति ने कहा किशोरावस्था तो वास्तव में देखा जाए अस्मिताओं का युग है। किसने कहा था? हॉल ने कहा था। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे ए ऑप्शन क्यों सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है और उत्तर भी आपके लाजवाब आने चाहिए। देखते हैं, परिवार को बचपन का घर किसने कहा? परिवार बचपन का घर होता है, यह बात किस मनोवैज्ञानिक की है? क्या वो फ्रोबेल है, या गार्टन है, मॉन्टेसरी है, या थॉर्नडाइक है? परिवार की यदि बात करें तो अगर आप उत्तर देते हो सबसे पहला ऑप्शन है विकल्प के रूप में फ्रोबेल, तो यह आंसर आपका बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फ्रोबेल ने तो किंडरगार्टन शब्द का प्रयोग किया था। और किंडरगार्टन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है बालो उद्यान। क्या होता है? बालो उद्यान यानी बालकों का बगीचा। और फ्रोबेल जो था वो खेल खेल में सीखने की बात कहता है। तो इसके अनुसार
परिवार बालक का बचपन का घर नहीं है, बचपन का घर तो फ्रोबेल के अनुसार खेल का मैदान है। तो इसीलिए ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। गार्टन की यदि बात करें तो इसने केवल व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर बात कही, व्यक्तिगत विभिन्नता को, और व्यक्तिगत विभिन्नता का संबंध जो होता है समाज के प्रत्येक नागरिक से रहता है, समाज के प्रत्येक नागरिक से। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो बचपन वाला उल्लेख यहां पर भी नहीं है। यदि आप उत्तर मारिया मोंटेसरी देते हो तो ये आंसर आपका बिल्कुल क्या माना जाएगा साथियों, करेक्ट, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा, परिवार को क्या माना, परिवार को बचपन का घर। और इसी ने यह बात कही थी, बालक परिवार में रहकर ही सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा सीखता, प्रेम की शिक्षा। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा क्या मिलती है, परिवार में। तो मोंटेसरी बिल्कुल सही है। और थॉर्नडाइक ने शिक्षा में नवाचार को लेकर कार्य किए थे, जिसके कारण थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो बिल्कुल आपके सामने आंसर जो है सी ऑप्शन क्या हो गया साथियों, बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरह के एग्जाम में सवाल वहां पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर सी, मारिया मोंटेसरी ने परिवार को बचपन का घर कहा। तो अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, क्या कहने वाला अरस्तु है या थॉमस रीड है या टिचनर है या वुडवर्थ है? यदि आपने मनोविज्ञान के विकास के इतिहास क्रम को अच्छे से पढ़ा है तो इस उत्तर तक आप निश्चित ही पहुंच जाओगे। मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, यह कहने वाला अरस्तु है क्या? नहीं, ये तो आत्मा का विज्ञान कहता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। यदि आप उत्तर दे तो वुडवर्थ है तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि यह मनोविज्ञान को व्यवहार को महत्व देता है, इसलिए यह भी नहीं होगा। यदि आप मानते हो टिचनर है तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह तो किसका, ये चेतना के विज्ञान का समर्थक है। मनोविज्ञान के चेतना के विज्ञान का समर्थक कौन है? टिचनर है, क्योंकि टिचनर जो है वो विलियम वुंट का शिष्य है, विलियम वुंट का शिष्य है। और विलियम वुंट ने चेतना का समर्थन किया था, तो इसके शिष्य ने भी चेतना का समर्थन किया। तो मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क के विज्ञान की यदि बात करो तो आपके सामने केवल बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थॉमस रीड, जिसने मनोविज्ञान को क्या माना, मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना, मस्तिष्क का विज्ञान। मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहने वालों में प्रथम व्यक्ति जो था, यदि उसकी बात करूं तो वो कौन था? इटली का निवासी जो था, उसने मनोविज्ञान को शुरुआती दौर में मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना, जिसे हम पंपोनोजी के नाम से जानते हैं। तो पहला व्यक्ति कौन था? पंपोनोजी, जिसने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना। इसके अलावा थॉमस रीड था, जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। और यदि देखते हैं थॉमस रीड, जॉन लॉक था, फिर और किसने माना? फिर जॉन लॉक के बाद बर्कली था। तो थॉमस रीड, जॉन लॉक, बर्कली, एक व्यक्ति होबस था और एक व्यक्ति स्पेन रोज भी था, स्पेन रोज, इसे स्पेनिश भी कहा गया। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान माना, और ये विज्ञान 17वीं शताब्दी तक माना। कौन सी शताब्दी तक? 17वीं शताब्दी तक मन व मस्तिष्क का विज्ञान। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर ये उत्तर
क्यों सही है? तो बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर पूछा हुआ है क्वेश्चन, और शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। पहले तो आपको समझना है कि नासिज्म का संबंध है कौन सी अवस्था से है? क्या बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? आप जब तक नासिज्म के अर्थ को नहीं समझोगे तब तक आप इसका संबंध किस अवस्था से है ये उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे साथियों। तो पहले तो चीज समझिएगा, नासिज्म का अर्थ क्या है। बात कर रहा हूं मैं इस नासिज्म को लेकर। इस नासिज्म का अर्थ यदि देखा जाए तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा जा रहा है, नासिज्म का जो अर्थ है वो है आत्म प्रेम। बिल्कुल समझ गए होंगे कौन सी अवस्था आत्म प्रेम की अवस्था है। तो बिल्कुल उत्तर है शैशवावस्था आत्म प्रेम की अवस्था होती है। तो नासिज्म का संबंध किससे है? शैशवावस्था से है। टोली दल का संबंध किससे है? टोली दल या फिर मैं यूं कहूं गैंग एज, ये सारी की सारी किससे है? बाल्यावस्था से। मिथ्या परिपक्वता का काल भी किससे है? बाल्यावस्था से है। और ये अपन देखते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल, झूठ बोलने की अवस्था और बिना उद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी कहा गया बाल्यावस्था को। लेकिन नासिज्म क्या है? शैशवावस्था से। किशोरावस्था संघर्ष का काल है साथियों, तूफान का काल है और वीर पूजा का काल भी कहा गया है। कई जगह से बसंत ऋतु का काल भी कहा गया है, बसंत ऋतु का काल। तो बिल्कुल यहां पर बहुत सारे सवाल तैयार हो रहे और प्रौढ़ावस्था का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। तो बिल्कुल आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही होगा कि नासिज्म आत्म प्रेम की अवस्था, अपनी वस्तुएं किसे नहीं देना चाहता है तो सही वो क्या करता है? लगाव रखता है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही जबरदस्त है और अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? यदि अधिगम के सिद्धांतों को आपने अच्छे से पढ़ा है और उन सिद्धांतों में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने किन पर प्रयोग किए हैं वो अच्छे से पढ़े हैं तो उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। देखिए कौन सा विकल्प गलत है। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया? क्रिया प्रसूत। प्रयोग क्या किया था? चूहों पर किया था। किस पे किया? और प्रयोग किस पे किया था? सफेद कपोत पर भी प्रयोग किया था साथियों। किसने? स्किनर ने। पावलो की यदि बात करें तो पावलो ने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अनुबंधन का सिद्धांत। और प्रयोग की यदि मैं बात करूं तो इसने डोग पर प्रयोग किया था और लार्वे ग्रंथि पर कार्य किया। थॉर्नडाइक की बात करें तो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था, संयोजनवाद का सिद्धांत। और एकमात्र व्यक्ति था जिसने सर्वाधिक पशु पक्षियों पर प्रयोग किए थे, लेकिन अपने सिद्धांत में बिल्ली को विशेष महत्व दिया था और मछली का टुकड़ा भी रखा था उसके सामने, जो कई किताबों में मांस का टुकड़ा भी कहते हैं, एक्चुअली है क्या? मछली का टुकड़ा। और कॉलर की यदि बात करें तो इसने सूझ का सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत जिसे इनसाइड थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं, अव्यववाद का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयोग की बात करें तो चिंपैंजी को रखा था। इस चिंपैंजी का एक नाम सुल्तान भी था, एक वन मानुस था ये। और प्रयोग जो किया था वो केनारी द्वीप पर किया था साथियों। तब आप बिल्कुल पहुंच गए होंगे उत्तर क्या है। पावलो ने जब डॉग पे प्रयोग किया तो कबूतरों का आंसर कैसे सही हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आंसर क्या हो गया?
कौन सा गलत है? बी गलत है। और सवाल भी ये पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो समझ गए होंगे ये बाकी के ऑप्शन के उत्तर क्यों नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखिएगा, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी के अनुरूप में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? कहने का मतलब स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया, जिसे ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी का सिद्धांत भी कहते हैं, इस चार ऑप्शन में से कौन सा विकल्प है जो गलत है, जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यह सवाल पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन, इसका मत है कि आधारभूत बातें प्रारंभ में ही सिखा देनी चाहिए, यह क्या पढ़ाया जाना है और इसकी स्पष्टता पर बल देता है। और चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए कि बालक स्वतः ही सीखे, अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखे। देखिएगा, कौन सा विकल्प सही नहीं है जो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यदि प्रथम विकल्प की बात करें तो यह तो आधारित होगा, नहीं पूछ रहा है। यहां सवाल क्या पूछ रहा है? नहीं है। यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है। बिल्कुल क्रियाशीलता बच्चे की गति के आधार पर सीखने की बात कहता है, बच्चे की गति पर आधारित है, गति पर आधारित। तो यह तो ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। यहां सही नहीं है पूछा जा रहा। दूसरा ऑप्शन, इसका मत है कि आधारभूत बातों को प्रारंभ में, बिल्कुल क्रिया प्रसूत कहता है कि बालक को करके सिखाए, जो जानता है उसको पहले बात बताई जाए। तो करके सीखने की बात आते ही करके सीखना, इसका मतलब आधारभूत बातें पहले बताई जाए, तो यह विकल्प भी सही है। तीसरे नंबर की यदि बात करें, यह क्या पढ़ाया जाना है, इसकी स्पष्टता, क्योंकि क्रिया प्रसूत कहता है कि बालक को करके सिखाया जाए, तो उद्देश्य क्या होने चाहिए? स्पष्ट। तो बिल्कुल सी ऑप्शन भी क्या हो गया? सही। लेकिन डी है जो सूझ के सिद्धांत की बात कहता है, सूझ के सिद्धांत की बात कहता है, यह आंसर क्या हो गया? गलत है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। और यहां यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो डी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। तो डी आंसर क्या हो गया? सही। बाकी ये पहला, दूसरा और तीसरा आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग कि आखिर डी उत्तर क्यों हुआ। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। एक नया क्वेश्चन, एक नए विचारधारा पर आधारित आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। समीप विकास क्षेत्र, जिसको जेपीडी भी कहते हैं, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई? क्या प्याजे था, बंडूरा था, वाइकोटोस की था या स्किनर था? सोचिएगा, अपने बुद्धि पर बल दीजिएगा। समीप या समीपता विकास का जो क्षेत्र है, यह अवधारणा किसकी है? चलिए एक एक पर चर्चा करते। यदि आप सोचते हो प्याजे की, तो गलत है, क्योंकि प्याजे की अवधारणा साथियों संज्ञानात्मक है और बुद्धि और वातावरण की अनुकूलता पर आधारित है। तो समझ गए होंगे पहला ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन, यदि बंडूरा या बांडूरा की बात करते हो, तो यह भी आंसर क्या हो गया? गलत, क्योंकि बांडूरा जो था वो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात कहता है, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम को लेकर बात कहता है। तो यह भी आंसर क्या हो गया? गलत हो गया।
और वाइकोतोष की बात करते हो तो साथियों यह आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइकोतोष ही वो व्यक्ति है जिसने संयुक्त विकास क्षेत्र की बात कही है, जिसको जेपीडी के नाम से भी संबोधित किया गया। स्किनर की यदि बात करें तो यह गलत है, क्योंकि इसने केवल क्रिया प्रस्तुत को महत्व दिया था। तो समझ गए होंगे आंसर क्या है। सी आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि वाइकोतोष की एक ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने समीपता क्षेत्र पर जेपीडी की अवधारणा प्रस्तुत की। और बिल्कुल यदि आपने सिद्धांत को अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल उत्तर तक आप पहुंच सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्त्य, ऐसा कौन सा संपर्त्य है जो बांडुरा की सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया उस सिद्धांत से मेच खाता हुआ कौन सा संपर्त्य नहीं है? यदि बांडुरा की बात करता हूं तो विकल्प आ रहा मॉडलिंग, तो बिल्कुल यह बांडुरा के सिद्धांत पर आधारित है। मॉडलिंग का जो संबंध होता है, मॉडलिंग जिसको लोग देखते हैं और कई लोग देखकर सीखने का भी प्रयास करते हैं कि हम भी मॉडल बने, तो बिल्कुल मॉडलिंग का संबंध, रोल मॉडल का संबंध, ये सारा का सारा क्या है? बांडुरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के तत्व है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के क्या माने गए? तत्व। बालक देखकर अनुकरण से सीखता है, तो यह भी अनुकरण भी क्या है? बांडुरा के सामाजिक अधिगम का तत्व है। यदि आप अवलोकन की बात करते हो तो अवलोकन भी क्या है? एक तरह से देखकर ही तो सीखना, अवलोकन करके ही तो सीखना, यह भी सामाजिक अधिगम का तत्व है। तो बिल्कुल आपको आंसर सामने आ गया है। अनुकूलन जो होता है यह जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है, जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। यह विकल्प क्या हो गया? गलत। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि बांडुरा ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया उसका संपर्त्य कौन सा नहीं है? तो नहीं है तो अनुकूलन है, ये नहीं है। बाकी ये तीनों तो क्या है? तो बिल्कुल आंसर जो हो गया डी आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बांडुरा ने अपने सिद्धांत का उल्लेख अपनी पुस्तक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की रूपरेखा में किया था और बांडुरा ने 4 तत्व बताए थे। पहला तत्व उसने जो बताया था वो था यदि बालक को यदि सिखाना है तो अनुकरण द्वारा सिखा सकते हो, बालक को यदि सिखाना है तो उसको याद रखकर स्मरण द्वारा भी सिखा सकते हो, बालक को यदि सिखाना है तो वापस क्या किया जाए? वापस वो उस कार्य को दोहराए, उसके बाद उसे पुनर्बलन देकर भी सिखाया जा सकता है। तो इन प्रकार के तत्वों का उल्लेख और प्रयोग के लिए जीवित जोकर और बेबी डॉल को रखा था बांडुरा ने। तो बिल्कुल अगर आपको बांडुरा का सिद्धांत बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उत्तर आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मार्मिक सवाल। प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक नहीं है। एक प्रभावशाली जिस का टीचिंग चल रहा हो तो कौन सा इनमें से अवरोधक नहीं है, उसका रोड़ा नहीं है? क्या प्रेरणा का अभाव यह रोड़ा है? यदि किसी का प्रभावशाली अधिगम हो रहा है और प्रेरणा नहीं है मिल रही, तो यह तो एक तरह से क्या है? उसके लिए रोड़ा है। उद्देश्यहीन अगर वो कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उद्देश्यहीन कर रहा तो लक्ष्य तक वो पहुंचेगा ही नहीं, कुछ सीखेगा ही नहीं। ये भी उसके सीखने के लिए क्या एक तरह से बाधकता है। क्या सशक्त अभिप्रेरणा, यदि कोई कार्य कर रहा हो उसे अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है तो वो क्या बाधक है? क्या नहीं है। तो यहां पर यही तो पूछा जा रहा है
कि प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक नहीं है, तो सशक्त अभिप्रेरणा क्या है, अवरोधक नहीं है। बाकी शिक्षक की दूरदर्शिता भी क्या है, अवरोधक मानी गई। तो ये तीन ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन को क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो बिल्कुल 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो व्यवहार पर आधारित था, जिसकी वजह से अगर आप इस क्वेश्चन की प्रकृति को पहचानते तो उत्तर तक आप स्वतः ही पहुंच जाते। क्वेश्चन नंबर 18, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। यह अधिगम के सिद्धांतों से आया हुआ सवाल है साथियों, और अधिगम के सिद्धांतों को यदि आपको कंठस्थ याद है, एक एक शब्द के अर्थ को आप जानते हो, तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। श्रृंखला अधिगम का संबंध टोलमैन से है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टोलमैन का जो सिद्धांत है वो प्रतीक की बात कहता है, वो चिन्ह की बात कहता है, और वो संकेत की बात कहता है। क्या यहां पर श्रृंखला में कोई संकेत है, क्या चिन्ह है, नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यदि बूनर की बात कहते हैं तो यह आंसर भी गलत है, क्योंकि ये निर्मितवाद को महत्व देता है, यह तो संपर्त्य को महत्व देता है। तो यहां पर श्रृंखला में कोई निर्मितवाद है, निर्माण कार्य दिख रहा है, कोई संपर्त्य अवधारणा दिख रही नहीं दिख रही, तो यह ऑप्शन भी गलत है। यदि आप उत्तर देते हो चोमस्की, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह भाषा को महत्व देता है। तो बिल्कुल आंसर आपके सामने है। गेने ने श्रृंखला अधिगम के बारे में कहा, और इसका उल्लेख अधिगम की शर्तें नामक पुस्तक में मिलता है, पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक किसने लिखी थी, यह पुस्तक गेने ने लिखी थी, और 8 शर्तों में ही एक शर्त श्रृंखला अधिगम भी है। एक शर्त क्या, श्रृंखला अधिगम भी है। तो डी आंसर आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 8 इसने शर्तें बताई थी। पहली संकेत अधिगम, दूसरी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरी श्रृंखला है, चौथी शाब्दिक है, पांचवी बहुविभेदन है, छठी जो है वो सिद्धांत है, प्रत्यय है, और सिद्धांत और समस्या समाधान। तो पहले 6ठे नंबर पर प्रत्यय, 7वें नंबर पर सिद्धांत, और 8वें नंबर पर समस्या समाधान। तो संकेत हो गई, उद्दीपक अनुक्रिया होगी, श्रृंखला हो गई, शाब्दिक हो गई, बहुविभेदन होगी, प्रत्यय हो गई, सिद्धांत होगी, और समस्या समाधान हो गए। तो 8 शर्तों पर यह अपना सिद्धांत गेने ने दिया, जिस हिसाब से इस श्रृंखला अधिगम का संबंध किससे है, गेने से है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि आते ही आपके दिमाग की ग्रंथियां खुल जानी चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि शब्द जॉन मेयर और पीटर सेलावे के द्वारा दिया गया। लोकप्रियता डेनियल गोलमैन ने दिलाई, डेनियल गोलमैन। जब भी संवेगात्मक बुद्धि शब्द आए तो ये मान के चलिएगा ये 3 व्यक्ति विशेष उपयोगी है। इसको लोकप्रिय बनाने में डेनियल गोलमैन का योगदान है। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है। देखिए साथियों, संवेगों का प्रबंधन, संवेग शब्द आ रहा, निश्चित संवेगात्मक बुद्धि है। दूसरे के संवेग को पहचानना, इसमें भी संवेग आ रहा है। संवेग को समझना, इसमें भी आ रहा है। तब ये सोचिएगा, आप अगर लॉजिक लगाते हो तो उत्तर तक तो वैसे भी पहुंच सकते हो कि सजीवों में विभिन्नता करने की क्षमता, यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित तत्व नहीं है। और नहीं पूछ रहा है तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो इस संवेगात्मक बुद्धि के अर्थ में से यह सवाल पूछा गया। संवेगात्मक बुद्धि वो होती है जो स्वयं को संवेग को समझना, दूसरे के संवेग को जानना, पहचानना, उसके अनुसार व्यवस्थित होना, उनका उचित प्रबंधन
काटना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो वहां से ये सवाल आया हुआ है, तो आंसर जो हुआ और बी ऑप्शन क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। ये बी ऑप्शन क्या है, इसका तत्व नहीं है, बाकी तीनों ही तत्व है। चलिएगा लास्ट और अंतिम आज के इस प्रश्नोत्तरी के क्रम में आपका 20वां क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, निष्पत्ति का अर्थ है प्राप्ति। इसका अर्थ क्या है, निष्पत्ति का अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ क्या हो गया, प्राप्ति हो गया है। और निष्पत्ति का सबसे अधिक प्रयोग साथियों अधिगम में नहीं होता है, अधिगम होने के बाद। अभिप्रेरणा से कोई संबंध नहीं है। श्रेणी विभाजन और छात्र वर्गीकरण की यदि अपन बात करें तो श्रेणियों का विभाजन तो मापन में भी हो सकता है, तो यह भी नहीं, तो केवल छात्र वर्गीकरण में निष्पत्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल डी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। बिल्कुल आपको साथियों ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आपको मनोविज्ञान पर पकड़ मजबूत करनी है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में मनोविज्ञान से आपको नहीं पिछड़ना है, तो उदयपुर के सिरजी सेंटर के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए सदैव खुले हैं। आपके हर शब्द को, हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं सिकवाल सर खुद सिरजी सेंटर, जो कि उदयपुर का सिरजी स्टडी सेंटर के नाम से लोकप्रिय, उस संस्थान पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपके सामने उपलब्ध रहूंगा। तो यदि आपको शिक्षक भर्ती के अंदर आपको सफलता के पायदान को चूमना है तो एक बार उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर अवलोकनार्थ के रूप में भी आप आइए और देखिएगा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को कैसे हल किया जा सकता है और मनोविज्ञान विषय पर कैसे पकड़ मजबूत बनाई जा सकती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सफलता के हीरक रतन परिश्रम रूपी फावड़े से ही निकाले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।